हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से या फ्रेंड्स में से कोई भी आईआईटी जैम के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो 3 दिन के अंदर अंदर ले लीजिए, क्योंकि 3 दिन के बाद होने वाला है अनअकैडमी आईआईटी जैम सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस हाइक, यानी कि प्राइस बढ़ने वाली है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से बचिए और जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए पूरे साल के लिए। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम की ही अनअकैडमी के ऊपर, तो न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। अचीवर्स बैच 5th है, बैच 6th है। आपका बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को विजिट कीजिए और खुद को एनरोल कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले, तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है चौक टॉक 10। जैसे ही रेफरल कोड वाले सेक्शन में आप इस कोड को डालेंगे, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो जाइए, इस कोड को यूज़ कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कोविड का जो सेकंड वेव था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एम्स ने ऐसे में कुछ क्लिनिकल गाइडलाइंस, जो क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऊपर वाला ना करे आपके किसी जानने वाले में से किसी को कोरोना वायरस हो जाए, ये डिजीज़ हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ आपको, एम्स की तरफ से जारी की गई चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कोविड का जो इन्फेक्शन होता है उसमें आपको 3 चीजों की समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली जो चीज है वो है माइल्ड इन्फेक्शन या माइल्ड कंडीशन, उसके बाद आती है मॉडरेट कंडीशन और फिर उसके बाद में आती है सीवियर कंडीशन। तो ये 3 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, 3 तरह की कंडीशन हो सकती है इन्फेक्शन में कोरोना वायरस के। और ये तीनों तरह की चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या मेडिसिन इसमें दी जाती है, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी हुई है, कुछ टेक्निकल टर्म्स, आर रेस्पिरेटरी रेट है, कुछ ऐसे नंबर से लिखे हुए हैं। ये सिंपल करके मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइल्ड कंडीशन या माइल्ड डिजीज में जो है, माइल्ड इंफेक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहूंगा, अगर माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड का मतलब है कि बहुत थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, आपको ज्यादा आपकी तबीयत खराब नहीं है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको बहुत आप सोच समझ से काम लेना है। आपको सबसे पहली बात तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होगी, मतलब कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही लेते रहेंगे, आपको सांस लेने में कमी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको फीवर जरूर हो सकता है, थोड़ा तेज भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो ये फीवर हो सकता है इसमें। लेकिन अगर फीवर हाई ग्रेड का हो जाए, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है हाई ग्रेड फीवर, तो फिर कंडीशन थोड़ा मॉडरेट की तरफ चली जाती है, वहां पर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इस माइल्ड कंडीशन में, माइल्ड डिजीज में, माइल्ड इंफेक्शन में जो एम्स ने कहा है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लेना है, जिसे हम कहते हैं होम आइसोलेशन। आपको अपने जो घर के और लोग हैं उनसे जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल खत्म कर देना है। अपने हाथों की, अपनी बॉडी की हाइजीन कंडीशन एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। सैनिटाइजर यूज करना, ये सारी चीजें जो आप नॉर्मली अपने डेली यूज में कर सकते हैं दूसरों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए इन्फेक्शन से, वो सारी चीजें करनी है। होम आइसोलेशन मतलब दूसरों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत कब पड़ेगी माइल्ड कंडीशन में, या तो जब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। जैसे ही आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ये आपकी कंडीशन माइल्ड वाली जो होती है ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, मॉडरेट में। और मॉडरेट के लिए थोड़ी अलग गाइडलाइंस है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हाई ग्रेड फीवर या फिर जो माइल्ड कंडीशन है, इसके लिए एम्स ने साफ साफ लिखा है अपनी गाइडलाइन में कि एक टैबलेट है, इसका नाम है आइवरमेक्टिन या इवरमेक्टिन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, स्पेलिंग यहां पर लिखी हुई है। तो आइवरमेक्टिन है, इसको आप ले सकते हैं, दिन में 1 बार लेनी है और 3 से 5 दिन तक ले सकते हैं, जब तक आपकी तबीयत में सुधार नहीं आ जाता। तो यहां पर ये मेडिसिन है, इसका डोसेज कितना रहना है, किसके एमजी कितनी रखनी है, वो आप किसी भी मेडिकल पर्सनल से पूछ सकते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं आपकी कंडीशन को देखकर। तो उसके बाद में इसमें आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं कोई भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये माइल्ड की बात थी, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। उसके बाद में बात करते हैं मॉडरेट के बारे में। तो जो मॉडरेट कंडीशन है, जो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए मॉडरेट किस कंडीशन को कहेंगे, कब कहेंगे कि आपका जो इन्फेक्शन है या आपकी जो डिजीज है वो मॉडरेट कंडीशन में है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है RR, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी रेट।
थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो हम सांस लेते हैं, अंदर सांस लेना बाहर लेना, ह्यूमन एडल्ट में, नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में, जो हेल्दी एडल्ट है उसमें जो एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 से लेकर 20 तक है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कोई भी नॉर्मल एडल्ट जो है 12 से लेकर 20 बार तक सांस ले सकता है 1 मिनट में। लेकिन अगर ये रेट आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 तक पहुंच गया 1 मिनट में, यानी कि आप 1 मिनट में 24 बार सांस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से आपकी बॉडी जल्दी जल्दी सांस लेना चाह रही है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, तो यहां पर 24 तक, अगर या तो 24 के इक्वल या 24 से थोड़ा बहुत ज्यादा, तो ये कंडीशन है मॉडरेट। ओके, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहां पर अभी आपको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताता हूं आगे। एक चीज और लिखी है यहां पर SpO2। SpO2 अब आप भूल जाइए, एक सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं, आपके ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड, उसको कहा जाए, उसको कहते हैं बेसिकली SpO2। अगर SpO2 आपका कम हो जाता है 94% से, आपका SpO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 94% से कम हो जाता है रूम कंडीशन में, जो हम रूम में बैठ के सांस लेते हैं उसमें, तो वहां पर आपकी डिजीज जो है मॉडरेट है, यानी कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इसको हम नाप सकते हैं, आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपके फिंगर में कुछ एक ऐसा चिमटी सी होती है, क्लेचर सा, उसको लगा देते हैं और वो उसमें कुछ रीडिंग सी चलती रहती है, उससे इसको मेजर किया जा सकता है। और SpO2 आपका अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल एक रेट होता है इसका वो होना चाहिए। लेकिन अगर SpO2 94% से कम हो जाता है तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इस कंडीशन में एम्स ने कहा है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत है, लेकिन ICU की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ICU चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, नहीं। आपको जनरल वार्ड में जो आइसोलेटेड वार्ड होते हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, वहां पर एडमिट किया जाएगा। आपको ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाएगी अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट में बेसिकली जो होता है मास्क वाले जो सिस्टम होता है वो दिया जाएगा आपको। वेंटिलेशन टाइप आपका जैसे कहते हैं कि नलकी डाल देते हैं अंदर, या आपका नेजल कैन्यूला होता है वो लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मास्क से आपको ऑक्सीजन दी जा सकती है। उसके बाद में एंटीवायरल थेरेपी। एंटीवायरल थेरेपी का मतलब ये आपका इंजेक्शन, ये जो वैक्सीन है रेमडेसिवियर की जो आपका इंजेक्शन चल रहा है ये दिया जाएगा आपको, या फिर कुछ और एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं आपको। उनका डोसेज जो है आपके मेडिकल पर्सनल जो होते हैं आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रख सकते हैं कि कितना आपको देना है। उसके बाद में एंटीवायरल ड्रग के बाद में है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। इसमें भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मैं आपको नाम बताता हूं। एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी में जैसे कि डेक्सामेथासन है, ये एक मेडिसिन है, ये दी जाती है। उसके बाद में है एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन में भी प्रोफाइलैक्टिक UFH, इसमें ये भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसके ट्रीटमेंट में ये इतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल पर्सनल जो होते हैं हॉस्पिटल्स में वो खुद परफॉर्म कर लेते हैं। आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, यानी कि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है, और आप इसको मशीन ला के रख सकते हैं खुद की घर पर, और इसको भी आप SpO2 कंसंट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को ब्लड में इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है आप इन चीजों को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको, या आप हॉस्पिटल में चले गए हैं तो वो खुद से मॉनिटर करते हैं इन सब चीजों को, या आप अपनी मशीन्स भी रख सकते हैं मॉनिटर करने के लिए। छोटी सी तो आती है वो ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए। फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग के बाद में, अच्छा देखिए, मॉडरेट से अगर थोड़ी और तबीयत खराब हो जाती है, मान लीजिए अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 1 मिनट में वो 30 बार सांस ले रहा है, 20 से बढ़कर भी 24 से बढ़कर भी 30 पर पहुंच गया, वो भी आपका 30 तक 1 मिनट में सांस ले रहा है 30 बार, तो यहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है। इसका मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रहा है इंसान, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड में वो भी कम हो चुका है। तो SpO2 की जो कंसंट्रेशन है यहां पर 90% तक गिर सकती है रूम एयर में, मतलब जब हम रूम में बैठे हुए होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उस टाइम पर सांस लेने में हमें ऑक्सीजन कम पहुंच रही है हमारे ब्लड में, और वहां पर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा पेशेंट इस तरह से
1 मिनट में 30 बार। ठीक है, तो यहां पर एम्स ने कहा है कि आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत है, आईसीयू में एडमिट किया जाए पेशेंट को। और यहां पर आईसीयू में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में अब यहां पर जरूरत पड़ती है पेशेंट को वेंटिलेशन सिस्टम की। वेंटिलेशन सिस्टम जो बोलते हैं ना, वेंटिलेटर पर है कोई भी पेशेंट, हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो ये रेस्पिरेटरी सपोर्ट बेसिकली वही है। ये कई तरह से दिया जा सकता है। नेजल कैन्यूला होता है जिसमें कि 2 नल की नाक में से अंदर गई हुई होती हैं। एक दूसरा तरीके का वेंटिलेटर सिस्टम होता है, एक बड़ी सी नल की मुंह में से अंदर डाल देते हैं, या बहुत सारे तरीके का वेंटिलेशन सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद एंटीवायरल थेरेपी, अगेन जो रेमडेसिवियर की जो आपका वैक्सीन है, इंजेक्शन है, ये दिया जा सकता है। इसकी डोसेज आपके मेडिकल पर्सनल डिसाइड करेंगे कंडीशन के ऊपर। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी, अगेन ये जो मैंने आपको बताया था डेक्सामेथासोन, ये दिए जा सकते हैं। और इसमें सपोर्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। कुछ सपोर्टिव मेजर्स में यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूवोलीमिया, यूवोलीमिया बेसिकली वर्ड MIA, जिस वर्ड के लास्ट में MIA रहता है वो यूज किया जाता है जनरली ब्लड के लिए। तो यूवोलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी फ्लूइड्स का जो प्रॉपर अमाउंट है वो मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा होता है जब यहाँ पर आईसीयू कंडीशन में पेशेंट है, सीवियर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो सकती है, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड आपका कोविड का जो स्ट्रेन है उसमें डायरिया भी हो रहा है लोगों को, तो वहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स जो है वो गड़बड़ा सकता है उनका अमाउंट। तो ये भी कई तरह के थेरेपीज हैं, इनसे भी गड़बड़ा सकता है। तो यूवोलेमिया मतलब कि बॉडी के जितने फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। तो ये सपोर्टिव मेजर्स में था। उसके बाद मॉनिटर, फिर ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी करनी है कि किस चीज़ का कितना अमाउंट है, कब कौन सी चीज़ देनी है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मॉनिटर करने के बाद में जब पेशेंट अच्छा फील करने लगे, बेटर फील करने लगे, तो वहाँ पर डॉक्टर की हेल्प लेकर, डॉक्टर की एडवाइस लेकर फिर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं की गई तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एम्स की तरफ से गाइडलाइन आई थी, आपका क्लिनिकल गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कोविड पेशेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ ड्रग्स और हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जिनके नाम वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। और इस पूरा जितना भी गाइडलाइन थी उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वाइन्स को और बकवास की चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे लाने का ट्राई करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।